जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक उपभोक्ता संतुलन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे उपभोक्ता। कंज्यूमर कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि या पूर्ति के लिए वस्तु व सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता यानी अपनी नीड्स के लिए किसी अपनी आवश्यकता के लिए पूर्ति के लिए संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन। संतुलन से अभिप्राय विश्राम की उस अवस्था से है जहाँ से परिवर्तन की प्रकृति नहीं होती। संतुलन से अभिप्राय विश्राम की उस अवस्था से है जहाँ परिवर्तन की प्रकृति नहीं होती। यानी संतुलन से अभिप्राय विश्राम की उस अवस्था से है जहाँ से परिवर्तन की प्रकृति नहीं होती। एक उपभोक्ता को तब संतुलन में कहा जाता है जब वह अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं करता। एक उपभोक्ता को तब संतुलन में कहा जाता है जब वह अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं करता, अर्थात जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता संतुलन को निर्धारित करने के लिए हमारे पास दो मुख्य विधियां हैं। जो उपभोक्ता संतुलन है उसको निर्धारित करने के लिए हमारे पास दो मुख्य विधियां हैं। पहली है गणनावाचक विधि दृष्टिकोण मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण। दूसरी क्रमवाचक विधि दृष्टिकोण हिक्स का उदासीन वक्र विश्लेषण। पहली है गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक मेथड। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादक एजवर्थ फिशर के द्वारा किया गया, मार्शल पिगू आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। इनके अनुसार जो उपयोगिता है वो मापनीय है। जो एजवर्थ फिशर, मार्शल व पिगू जो अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार जो उपयोगिता है वो मापनीय है। मार्शल ने उपयोगिता के मापन के लिए यूटिल्स का प्रयोग किया है, यानी जो उपयोगिता है उसे यूटिल्स में मापा जाता है। जो अर्थशास्त्री एजवर्थ फिशर, मार्शल पिगू और जो मार्शल है, उन्होंने उपयोगिता के मापन के लिए यूटिल्स का प्रयोग किया है। जेम्स मार्शल और मेजर। उपयोगिता यूटिलिटी किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी जो कोई भी वस्तु है उसकी जो आवश्यकता है, नीड्स है, उसको जो संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। जो उपयोगिता है दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, दूसरी है सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी। कुल उपयोगिता से तात्पर्य है किसी वस्तु की सभी संभव इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि से है। किसी वस्तु की सभी संभव इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि से है। सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई द्वारा उपभोग कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। इसे किसी वस्तु के अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिन यूटिलिटी है उसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। जब तक जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता होती है उसमें वृद्धि होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वह अधिकतम है। जब कुल उपयोगिता तब अधिकतम
होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वह अधिकतम होती है। जब देखो सीमांत उपयोगिता शून्य है तब टोटल यूटिलिटी अधिक होती है, अधिकतम है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तब उपयोगिता, जो कुल उपयोगिता, वो घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता, जो मार्जिन यूटिलिटी है, वो उपयोगिता सीमांत कुल उपयोगिता धनात्मक होती है, जो क्या होती है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है, तब जो कुल उपयोगिता है उसमें क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, जो सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी है, जब शून्य है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब जो कुल उपयोगिता है वह अधिकतम होगी, 30 होगी, ये अधिकतम होगी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, जब मार्जिन यूटिलिटी है वो ऋणात्मक होने लगती है, जो मार्जिन यूटिलिटी है वो ऋणात्मक होने लगती है, ये मार्जिन यूटिलिटी ऋणात्मक होने लगती है, तब जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है, घटने लगती है। जब मार्जिन यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। यही कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम प्राय यह देखने में आता है कि जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा तीव्रता में कमी होने की प्रवृत्ति होती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम भी इसी की व्याख्या करता है। प्राय हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु का जो अधिकाधिक इकाइयां प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा है, ये तीव्रता में कमी होने की प्रवृत्ति होती है। इसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम इसी की व्याख्या करता है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो प्रत्येक अलग अलग इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक अगली इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। उदाहरणतः एक प्यासा आदमी पानी पीता है, यानी एक जो प्यासा आदमी है वो पानी पीता है, जब वो पहला गिलास पानी पीता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि यानी 20 यूनिट प्रदान करता है। दूसरा गिलास पानी भी उसे उपयोगिता देगा, लेकिन उतनी ही नहीं जितना पहला, क्योंकि पहला गिलास पानी पीने में उसका कुछ प्यास बुझ सकती है। इसी प्रकार यदि वह एक गिलास पानी पीता है तो प्रत्येक बार आने वाली जो पानी की गिलास की तुलना में कम होती जाएगी, जो उपयोगिता है कम होती जाएगी। जैसे एक प्यासा आदमी पानी पीता है, जब वह पहला गिलास पानी पीता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी 20 यूनिट। जब कोई प्यासा व्यक्ति है वो पानी पीता है तो जब वो पहली बार पानी पीता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो पहली बार जो पहली रोटी खाता है उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, दूसरी रोटी खाता है तो कम संतुष्टि प्राप्त होगी, तीसरी खाता है तो कम संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसे जो संतुष्टि का लेवल है कम होता जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की मान्यता। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है। उपयोगिता मापनीय है। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको स्थिर माना जाता है। उपभोग की गई वस्तु की इकाई उचित आकार एवं गुण दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। जो उपभोग की गई वस्तु है, इकाई है, उचित आकार एवं गुण की दृष्टि से क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता है उसकी आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अपवाद। जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है उसके अपवाद। कंजूस व्यक्ति इस नियम के लिए
उपयुक्त पात्र नहीं है। जो कंजूस व्यक्ति होता है इस नियम के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। संपत्ति की प्रत्येक वृद्धि की साथ उसकी और अधिक संपत्ति की इच्छा वास्तव में बढ़ती जाती है। जो कंजूस व्यक्ति है इस नियम के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। संपत्ति की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उसकी और अधिक संपत्ति की इच्छा वास्तव में बढ़ती जाती है। दूसरा अपवाद है दुर्लभ वस्तु जैसे डाक टिकट, सिक्के, पेंटिंग आदि को एकत्रित करने वाला व्यक्ति इस नियम से बच सकता है। तीसरा है एक स्वर मधुर पाठ अथवा अति सुंदर दृश्य के मामले में यह नियम लागू नहीं होता या नेचुरल दृश्य के मामले में भी यह नियम लागू नहीं होता। शराबी व्यक्ति पर भी यह नियम लागू नहीं होता। नियम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नियम। उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग के नियम समसीमांत नियम की उत्पत्ति की जाती है। जो उपयोगिता ह्रास नियम है के द्वारा मांग के नियम समसीमांत नियम की उत्पत्ति की जाती है। इस नियम द्वारा हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई है। जो हीरा पानी है उसकी विरोधाभास की व्याख्या की है। इसके अनुसार पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है वो काफ़ी सस्ता है। यानी जो वाटर है, जल है, वो जीवन के लिए अति आवश्यक है लेकिन वो काफ़ी सस्ता है। जो कि हीरा जीवन के लिए आवश्यक नहीं है वो काफ़ी महंगा होता है। इसे ही हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। जो हीरा पानी विरोधाभास नियम है जिसमें जो पानी है, जो जल है, वाटर है, वो जीवन के लिए आवश्यक यानी है, फिर भी वो काफ़ी सस्ता है। लेकिन जो हीरा है जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, काफ़ी महंगा है। यह हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नोट 1854 में हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम में गोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, अतः इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। बोल्डिंग ने इसे लॉ ऑफ इक्वेंचुअल डिस्मिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा है। उपभोक्ता संतुलन को हम दो परिस्थिति में समझते हैं। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, जो उपभोक्ता संतुलन है उसको हम दो परिस्थिति, दो कंडीशन में समझ सकते हैं। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का जो संतुलन है, कंज्यूमर इक्विलिटी है। दो या दो से अधिक वस्तु की स्थिति में जो उपभोक्ता है उसका संतुलन। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, जो एक वस्तु की स्थिति है उसमें उपभोक्ता का संतुलन। एक वस्तु की दशा में जो उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या हासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के आधार पर की जा सकती है। एक उपभोक्ता यह कैसे निश्चय करता है कि उसे किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है। जो एक उपभोक्ता है वो कैसे निश्चित करता है कि उसे किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है, ये दो कारकों पर निर्भर करेगा। यानी एक उपभोक्ता ये कैसे निश्चित करता है कि उसे किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है, ये दो कारकों पर निर्भर करेगा। वह कीमत जो प्रत्येक इकाई के लिए भुगतान करेगा, इकाई जो वह प्राप्त करेगा। किसी वस्तु की एक इकाई खरीदते समय उपभोक्ता दी गई वस्तु की कीमत की तुलना में उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से करता है। उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब सीमांत उपयोगिता मुद्रा वस्तु के लिए भुगतान की गई कीमत के बराबर हो। यदि मार्जिन यूटिलिटी एक्स प्राइस से बड़ा है तो उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त संतुष्टि की मात्रा के लिए कम भुगतान कर रहा है। जब वह अधिक वस्तु खरीदता है तो हासमान सीमांत उपयोगिता जिससे आसमान सीमांत उपयोगिता के नियम के क्रियाशील होने के कारण सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाती है तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। जब सीमांत उपयोगिता मूल्य से कम होती है तो उसे उपभोक्ता को अपनी कुल उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए वस्तु के उपभोग में तब तक कमी लानी होगी जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर न हो जाए।
दो या दो से अधिक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम केवल वस्तु की दशा में लागू होता है, परंतु वास्तविक जीवन में उपभोक्ता सामान्य रूप से एक से अधिक वस्तु खरीदता है। ऐसी स्थिति में आय के सर्वोत्कृष्ट बटन या बांटना में सम सीमांत उपयोगिता लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नियम कहा जाता है, सहायता करता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय या प्रतिस्थापन का नियम या आमदनी के आवंटन का नियम या अधिकतम संतोष का नियम व्यय में मितव्ययता का नियम भी कहा जाता है। जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है उसे गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम, व्यय में मितव्ययता का नियम भी कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के अनुपात में बराबर हो। जब सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब एक वस्तु के सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के अनुपात में बराबर हो। क्या होता जब उपभोक्ता संतुलन में नहीं होता? इसका अभिप्राय यह है कि x पर व्यय किए गए अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता y पर की गए अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता से अधिक है। यह उपभोक्ता को अपने व्यय को x से और y पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप x की सीमांत उपयोगिता घटती है तथा वस्तु की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होगी। व्यय के स्थानांतरण का कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि मार्जिन यूटिलिटी एक्स प्राइस एक्स बराबर मार्जिन यूटिलिटी एक्स वाई बराबर प्राइस बटा पी प्राइस बराबर नहीं हो जाते। क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, अंदिमान विश्लेषण। ऑर्डिनल जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है इसे उपयोगिता विश्लेषण, उदासीन वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, अनधिमान विश्लेषण, हिक्स एनल एल्टस्की प्लेटो कहा जाता है। उदासीन वक्र, जब एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है तो कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो उसको समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे संयोगों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण के उदासीन वक्र का नाम दिया जाता है। अर्थात उदासीन वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उपयोगिता विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण, जिसे उदासीन वक्र है, जब एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जब कोई उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है तो कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो उसको समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे संयोगों से चित्रित प्रस्तुतिकरण को उदासीन वक्र के नाम दिया जाता है। अर्थात उदासीन वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को, जो दो वस्तुएं, वस्तु एक वस्तु बी को संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसे उदासीन वक्र कहा जाता है। वस्तु x तथा वस्तु y के ए बी सी तथा डी संयोग उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करता है। जो वस्तु x तथा वस्तु y के ए बी सी तथा डी संयोग उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता वस्तु x तथा y के इन संयोगों के मध्य उदासीन वक्र, इसी कारण इस वक्र को उदासीन वक्र कहा जाता है। उदासीन मानचित्र, एक उदासीन वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। एक उदासीन वक्र
एक विशेष संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है और एक चित्र कई तटस्थता वक्र विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाते हैं। जब एक ही चित्र कई तटस्थता वक्र के साथ बनाए जाते हैं तो उसे उदासीन मानचित्र कहते हैं। तटस्थता फलन, तटस्थता फलन, तटस्थता फलन है, उसका सूत्र है उपयोगिता यूटिलिज्म बराबर F1 x, y। दो वस्तुओं x, y तथा उपयोगिता के बीच संबंध को दर्शाने का कार्य तटस्थता फलन के माध्यम से किया जाता है। इसे तटस्थता फलन कहते हैं। जो तटस्थता फलन है जिसमें फलनात्मक संबंध होता है दो वस्तुओं के मध्य। तटस्थता वक्र की विशेषता व मान्यता, जो तटस्थता वक्र है उसकी विशेषता व मान्यता। उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है। जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसे विवेकशील माना जाता है, अर्थात उपभोक्ता के आय स्तर पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के ज्ञात होने पर भी अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। उपयोगिता क्रमवाचक है, अर्थात उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के वस्तु समूह को अपनी पसंद के अनुसार श्रेणीबद्ध कर सकता है। उपभोक्ता के व्यवहार संगति के युक्त माना जाता है। यदि उपभोक्ता ए को बी की तुलना में, बी को सी की तुलना में पसंद करता है तो वह ए को सी की तुलना में पसंद करेगा। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। उदासीन वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटता है माना जाता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होते हैं। तटस्थता वक्र की ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो प्रतिस्थापन है उसकी सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अभिप्राय उस दर से है जिस पर उपभोक्ता कुल संतुष्टि को प्रभावित किए बिना वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा छोड़ने को तैयार रहता है। अतः एक वस्तु की दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की दर को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। उदासीन वक्र की ढाल, जो उदासीन वक्र है उसकी ढाल। उदासीन वक्र की ढाल को हम वस्तु y की छोड़ी गई मात्रा तथा वस्तु x की प्राप्त की गई मात्रा के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु y के लिए वस्तु x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर की उदासीन वक्र की ढाल को दर्शाती है। उदासीन वक्र की ढाल MR S x y बराबर डेल्टा y बटा डेल्टा x उदासीन वक्र की ढाल है। उदासीन वक्र की विशेषता। उदासीन वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। जो उदासीन वक्र होता है हमेशा जो मूल बिंदु होता है उसकी ओर उन्नतर होता है। उदासीन वक्र प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर के कारण हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतर होते हैं। जब उपभोक्ता एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो वह वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तथा वह दूसरी वस्तु की कम इकाइयां छोड़ने को इच्छुक होता है। इसलिए उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होते हैं। उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर ढालू नीचे की ओर होते हैं। इससे अभिप्राय है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता है तो उसे दूसरी वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करना चाहिए ताकि कुल उपयोगिता समान बनी रहे। उच्चतर उदासीन वक्र संतुष्टि के उच्चतर स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि उच्च उदासीन वक्र पर उपभोक्ता के पास वस्तु की ज्यादा मात्रा चुनने का विकल्प होता है। उदासीन वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। कीमत रेखा प्राप्त होने वाले संयोग रेखा, बजट रेखा, इसे मूल्य रेखा भी कहा जाता है। जो बजट रेखा है इसे मूल्य रेखा भी कहा जाता है। दो वस्तु के उन सभी संभव संयोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत से अपनी समस्त आय में खरीद सकता है। बजट रेखा के कहीं पर भी उपभोक्ता तो एक वस्तु पर या तो दोनों वस्तु पर अपनी पूरी आय खर्च कर रहा होता है। बजट रेखा का समीकरण होता है जहां पर Py वस्तु x का मूल्य, P2 वस्तु y का मूल्य, M खर्च की गई धनराशि है। x तथा y दो वस्तुएं है। उपभोक्ता संतुलन।
उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता जब उसकी आय तथा दोनों वस्तु की कीमतें दी हो। उपभोक्ता की संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह होता है जहां पर बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। वह बिंदु जहां पर बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है वहां पर उदासीन वक्र की ढाल बजट रेखा की ढाल दोनों बराबर होती है। संतुलन के बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होना चाहिए। चित्र ए बी बजट रेखा तथा तटस्थ मानचित्र IC, IC2, IC3 तीन उदासीन वक्र के बजट रेखा दी हुई है होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। ई बिंदु पर बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है अतः यह उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता OY मात्रा खरीदेगा तथा वस्तु X की OX मात्रा खरीदेगा। जो कुल उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता है। जो कुल उपयोगिता बढ़ती है, अगर कुल उपयोगिता जो है बढ़ती है तो जो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। जो कुल उपयोगिता है अधिकतम रहेगी तो सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, शून्य रहेगी। कुल उपयोगिता घटती है तो जो सीमांत उपयोगिता है धनात्मक रहेगी या शून्य रहेगी। अगर कुल उपयोगिता धनात्मक रहती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक या शून्य व ऋणात्मक रहती है। उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता से पहले अनुमानित मापनी है जबकि सब जो संतुष्टि होती है उपयोग के बाद अमापनीय है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, जो टोटल यूटिलिटी है हमेशा धनात्मक होती है, जबकि जो सीमांत उपयोगिता है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकती है। जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा धनात्मक होती है, जबकि जो सीमांत यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी डाउट हो, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।